नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी 2023 के इकोनॉमी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि आधारिक संरचना निवेश न्यासों यानी इन्विट्स में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित एवं प्रवर्तन अधिनियम 2002 यानी इस सरफेसी एक्ट की बात कर रहा है। सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन इन्विट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? तो अगर हम देखें कि पहले हमको पता हो ना इन्विट्स होता क्या है। अगर हम इन्विट्स की बात करें तो इन्विट्स क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। जैसे म्यूचुअल फंड नहीं होता कि छोटे छोटे लोग पैसा जमा करते हैं, फिर एक जो संस्थाएं होती हैं जो भी जिसमें हम निवेश करते हैं वो इकट्ठा हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाती हैं। कुछ उसी तरीके से इन्वेस्ट काम करते हैं। इन्वेस्ट क्या करते हैं कि सामूहिक रूप से निवेश, जैसे जो लोग इकट्ठा करते हैं उसको निवेश इकट्ठा करके और वो निवेश को क्या करते हैं सामूहिक माध्यम से पैसा जुटाकर बुनियादी ढांचों जैसे कि सड़क का निर्माण हुआ, पुल का निर्माण हुआ, उसमें निवेश करते हैं। ठीक है। और सेबी जो है उसको वो विनियमित करता है और ये जो ट्रस्ट होते हैं निवेशकों को क्या करेंगे, लाभांश देंगे और ब्याज देंगे। ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्ट। यानी इन्वेस्ट क्या है, एक तरीके से म्यूचुअल फंड है। ठीक है। लेकिन ये पैसा क्या करता है, ये पैसा आधारभूत संरचनाओं में इन्वेस्ट करता है, सड़क बनना, डैम बनना, इस तरीके में। और तो पहला विकल्प जो हमारा है ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है कि ब्याज की आय जो निवेशकों को वितरित किया जाती कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। ऐसा नहीं है, ब्याज पर कर पड़ता है, लाभांश कर योग्य नहीं है। जस्ट उल्टा लिख दिया है, तो इसलिए हमारा पहला विकल्प गलत है। अब अगर पहला विकल्प हमारा गलत हो गया तो जाहिर सी बात अपने आप उत्तर क्या हो गया, डी हो गया, क्योंकि पहला गलत इसी में है तो दूसरा अपने आप सही हो गया। तो आंसर हमारा डी हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि सरफेसी एक्ट जो है 2002 के अधीन इन्विट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये एकदम बात सही है, क्योंकि सरफेसी एक्ट अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि इन्विट्स जैसे व्यावसायिक न्यास जो हैं इनको ऋणी के रूप में शामिल किया जा सके। इससे क्या होगा कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं इन ट्रस्टों द्वारा जो लिए गए ऋण की वसूली कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो, अधिकार मिल सके। क्या होता है कि सरफेसी एक्ट आने से क्या हुआ कि जो बैंकें हैं वो अदालतों के जाल में नहीं फंसेंगी ना, आराम से अपना पैसे को रिकवर कर लेंगी। कैसे? संपत्ति को गिरवी रखे। ठीक है। क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, डिले करेंगी, फिर कोर्ट में जाएगा तो उनका पैसा काफ़ी दिन तक फंसा रहेगा और एनपीए बढ़ता रहेगा। तो इसको क्या किया गया, इन्वेस्ट्स को ऋणी के रूप में मान्यता दे दी गई सरफेसी एक्ट 2002 के तहत। तो हमारा दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है कि कोविड विश्वमारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। दूसरा विकल्प कह रहा है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो पहला विकल्प है कि कोविड महामारी के बाद विश्व के अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर बढ़ा दी थी। तो एकदम सही है, क्योंकि महामारी के बाद क्या हुआ कि जब अर्थव्यवस्था खुली तो मांग बड़ी तेजी के साथ बढ़ी और मांग जितनी तेजी के साथ बढ़ी उतनी तेजी के साथ सप्लाई चैन मतलब सप्लाई नहीं हो पाई। तो इससे क्या हुआ, महंगाई बढ़ने लगी। जब मार्केट में महंगाई बढ़ती है तो बैंकें क्या करती हैं, अपनी मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करती हैं। तो जैसे उसमें क्या हुआ कि अमेरिकी फेडरल बैंक हो गई, अपने यहाँ की आरबीआई हो गई, यूरोपीय सेंट्रल बैंक हो गई, इन्होंने क्या किया, अपनी नीतिगत दरों में क्या किया, जैसे रेपो रेट वगैरह को बढ़ा दिया। अब जिससे रेपो रेट अगर महंगा हो जाएगा तो लोग बैंकों से उधार लेना कम कर देंगे। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो जो मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ी थी, महंगाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होगा। तो वो खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो हमारा पहला विकल्प एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपाय में प्रतिकार करने की सामर्थ्य। तो एकदम सही बात है। उनको ऐसा उनको उनका काम ही यही होता है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है कि मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है। और वे मानते हैं कि ब्याज दरों को अगर हम बढ़ाएंगे तो बाजार से मुद्रा की तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे मांग घटेगी और इससे क्या होगा, अंततः बढ़ी हुई कीमतों पे लगाम लग जाएगा। तो हमारा पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है, और पहले जो है वो दूसरे की मतलब वो भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ये सही हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्याकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? ठीक है। तो
देखो इसमें कह रहा है कि खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, दूसरा कह रहा है निपटान और भुगतान प्रणालियों की निगरानी, तीसरा कह रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन, और चौथा कह रहा है गैर बैंक वित्तीय संस्थानों के कार्यों का विनियमन। तो देखा जाए तो हमको अगर पता हो कि बंध्याकरण क्या है, तो जैसे क्या होता है ना कि जैसे हम अगर उदाहरण से समझें कि जैसे मान लीजिए कि भारत में बहुत सारा विदेशी निवेश आया, ठीक। अब आरबीआई रुपए स्थिर रखने के लिए क्या करेगी? जब निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है डॉलर में आएगा। अब डॉलर की जब बहुत ज़्यादा वो बढ़ेगी मार्केट में, तो रुपया स्थिर रहे इसके लिए आरबीआई क्या करेगी? कुछ डॉलर्स को खरीद लेगी। और जब खरीदेगी डॉलर, तो क्या किस में खरीदेगी? रुपए में। तो यानी डॉलर उसने खरीदा, यानी डॉलर आ गया आरबीआई के पास। जब डॉलर आ गया आरबीआई के पास, तो रुपया कहाँ जाएगा? रुपया जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट में जो रुपया बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? बाजार में रुपए की मात्रा जब बढ़ जाएगी, तो जब मात्रा रुपए की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आरबीआई क्या करेगी? अब इस बढ़े हुए मार्केट में रुपए को वापस खींचने के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? वो सरकारी प्रतिभूतियां रिलीज करेगी, जिससे लोग क्या करेंगे? उन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेंगे, और सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने के लिए क्या करेंगे? वो आरबीआई को पैसा देंगे, नहीं रुपया देंगे। तो रुपया वापस कहाँ आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। तो इस पूरी थ्योरी में क्या हो गया? इस पूरी थ्योरी में क्या हो गया? ये स्टरलाइजेशन वाली या बंध्याकरण वाली प्रक्रिया हो गई। और ये आती किसके अंदर है? ये प्रक्रिया आती किसके अंदर? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत, यानी खुले बाजार की कार्रवाई के अंतर्गत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो मार्केट से तरलता को सोखते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है ए। और ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत आता है, यानी खुला बाजार कार्रवाई के संचालन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है सरकारी बांड बाजार, दूसरा है शीघ्रावधि द्रव्य बाजार यानी कॉल मनी मार्केट, तीसरा विकल्प है कोष पत्र बाजार यानी ट्रेजरी बिल मार्केट, और चौथा है स्टॉक बाजार। तो कह रहा है कि पूंजी बाजार उपयुक्त में से कितने शामिल हैं, यानी कि इनमें से कौन पूंजी बाजार में शामिल है? तो जैसे दो तरीके के बाजार होते हैं, एक होता है मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार को हम कहते हैं इंग्लिश में मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? अल्पकालिक ऋण की बात करता है, यानी एक से लेके एक वर्ष से कम समय तक की बात करता है। और पूंजी बाजार क्या होता है? दीर्घकालिक बात करता है, यानी एक वर्ष से अधिक समय के लिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पूंजी बाजार की, यानी दीर्घकालिक की। तो अगर हम देखें, पहला है हमारा सरकारी बॉन्ड। तो सरकारी बॉन्ड एकदम सही है, पूंजी बाजार का उपकरण है। इसमें क्या है कि आमतौर पर लंबी अवधि के लिए ये होते हैं, रिलीज होते हैं, और पूंजी बाजार रिलीज करता है। दूसरा है कि शीघ्र अवधि बाजार यानी कॉल मनी मार्केट, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है, ये अल्पकालिक होता है 1 से 14 दिन तक का। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कोष पत्र यानी ट्रेजरी बिल मार्केट, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये भी मनी मार्केट के अंतर्गत आता है। यह एक वर्ष से कम समय की अवधि के लिए होता है, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा कह रहा है स्टॉक बाजार, ये हमारा एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? शेयर बाजार दीर्घकालिक निवेश का मतलब मुख्य केंद्र होता है, हम इसमें शेयर खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। तो हमारा दो विकल्प सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? केवल दो हो गया, यानी बी आंसर हो गया। तो ये सारे ऑपरेशंस है जब हम पढ़ेंगे ना मार्केट, जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो पूंजी बाजार पढ़ते हैं नहीं, और कैपिटल मार्केट भी पढ़ते हैं नहीं, और मनी मार्केट भी पढ़ते हैं। तो इनके खाली टर्म्स हैं, कैसे कैसे वर्क करता है, जब हम उसमें पढ़ेंगे तो हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लघु कृषक बड़े खेत संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? यानी लघु कृषक और बड़े बैंक, ये कॉन्सेप्ट है क्या? अगर हम देखें तो हम अगर उदाहरण हम समझें कि लघु कृषक बड़े बैंक क्या है, बड़े खेत क्या है, यानी छोटे कृषक और बड़े खेत क्या है, इसका मतलब तो क्या है? देखो हम देखते हैं ना, भारत में अधिकांश किसान कहते हैं उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं। ठीक है, और छोटी ज़मीन पे खेती करना अपने आप बहुत महंगा है, क्योंकि अगर हम अत्याधुनिक उपकरण लेंगे, ठीक है, बीज बीज लेंगे, सिंचाई के लिए करेंगे, तो ज़्यादा पैसा हमको पे करना पड़ेगा। तो जितना ही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, लाभ कम होगा। तो इसके लिए एक समस्या को सुलझाने के लिए संकल्पना है कि लघु कृषक बड़े खेत। बड़े खेत इसमें क्या होता है कि एक ही क्षेत्र में क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे किसान आपस में मिल जाएंगे और एक समूह बना लेंगे। और समूह बनेंगे, क्या होगा कि मालिक तो वो ज़मीन के रहेंगे, लेकिन एक साथ इकट्ठे होकर क्या करेंगे, कृषि करेंगे। उसमें बीज इकट्ठे डालेंगे, तो उनको बीज सस्ता मिल जाएगा, उपकरण भी कम पैसों में मिल जाएगा, यानी सारी चीज़ें कम पैसों में मिल जाएगी, तो मुनाफा उनको ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि इनको लाभ होगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति अगर हम देखें तो इसमें किसमें ये स्थिति समझ में आ रही है हमको कि जैसे देखिए, पहला कह रहा है युद्ध के कारण बड़े देशों की स्थापित होना, ये हमारा ऑप्शन एकदम गलत है। तीसरा कह रहा है सीमांत कृषक निगमित निकाय और संविधा कृषि, ये इस तरीके की बात कर रहा है, तो ये तो
कॉर्पोरेट फार्मिंग की जैसी बात कर रहा है ना, कि एक निगमित करेंगे निकाय, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहा है, ये भी नहीं है। तीसरा कह रहा है कोई कंपनी संख्या में लघु कृषकों को, तो ये भी नहीं है। हमारा आंसर बी देखिए, इसमें सीधा सीधा समझ आ रहा है कि किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगीत लाते हैं। तो यही है हमारा कि आपस में किसान खुद से मिलकर ऐसा करेंगे तो छोटे छोटे किसान मिलकर एक बड़ा खेत बना लेंगे। तो यही संकल्पना की बात कर रहा है। आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सरकार काले तिल भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। दूसरा कह रहा है काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। तीसरा विकल्प कह रहा है भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो पहला विकल्प हमारा एकदम सही है, क्योंकि सरकार क्या करती है, जिन उत्पादों पे लगभग 22 जो अनिवार्य फसलें हैं उन पे एमएसपी देता है और गन्ने पे एफआरपी देता है, उसमें काला तिल भी है, तो हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरा कह रहा है ये काले तिल की जो फसल है वो खासतौर पे खरीफ में फसल है, तो ये भी हमारा सही है, खरीफ की फसल है। तीसरा कह रहा है कि कुछ जनजाति काले तिल का तेल में प्रयोग करती है, तो हो सकता है कुछ करती हूँ जैसे काले तिल का प्रयोग, तो ये भी सही है। हमारा तीनों विकल्प सही है, तो कॉमन सेंस से भी हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सी हो गया। अगला है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ और 25 करोड़ के बीच है वे मध्यम उद्यम है। ठीक। दूसरा कह रहा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता के क्षेत्र के अधीन आते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा या से सही है? तो पहला हमारा गलत है, क्योंकि ये 2006 अधिनियम की बात कर रहा है और 2006 में 15 करोड़ 25 करोड़ के बीच मध्यम उद्यम की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये उस समय भी 10 करोड़ की सीमा थी। तो पहला विकल्प गलत है। अब 2020 में इसमें कुछ संशोधन भी हुआ है, तो अब ये क्राइटेरिया चेंज हो गया है 50 करोड़ से, मतलब 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मशीनरी उपकरण में और 250 करोड़ का टर्नओवर। तो ये हमारा मध्यम उद्यम का एक क्राइटेरिया है। और ये कह रहा है 15 करोड़ से 25 करोड़ 2006 के अनुसार, उसमें 10 करोड़ था, तो पहला हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों में दिए गए सभी ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन है, तो ये एकदम हमारा सही है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानुसार क्या होता है कि एमएसएमई जैसे क्षेत्र को दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं उनको हम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि कुल ऋण जो है उसमें एक निश्चित हिस्सा इस क्षेत्र को यानी देना अनिवार्य है, तो उसको कहते हैं ये प्राथमिक ऋण है, ये तो देना ही देना होगा बैंक को। तो ये हमारा एमएसएमई है जो प्राथमिक ऋण उस क्षेत्र के अधीन आता है। तो दूसरा हमारा सही है, पहला हमारा गलत है। आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने अमूर्त हैं? यानी अमूर्त क्या होता है ना, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, छू के नहीं दे सकते। और मूर्त होता है जिसको हम छू सकते हैं, जो टचबल होता है। तो कह रहा है ब्रांड पहचान, तो ब्रांड पहचान हम जानते हैं एक अमूर्त है, क्योंकि ब्रांड क्या है? ब्रांड या किसी कंपनी की साख है, जनता के बीच उसकी पहचान है। ठीक है, तो ये तो एक मतलब एक तरीके से अमूर्त ही है। तो क्योंकि हमारे दिमाग में कार्य करता है, फलाना ब्रांड है, जैसे हम कहें अमूल दूध बहुत अच्छा है, एक हमारे दिमाग में उसकी ब्रांड की एक साख बन चुकी है, तो हमारा पहला सही है। दूसरा कह रहा है माल सूची, तो माल सूची अमूर्त नहीं है, ये मूर्त है, क्योंकि हम देखते हैं ना मालों की जो सूची, सामान की सूची रहेगी, उसमें जो सामान रहेंगे उनको हम छू ही सकते हैं। तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है बौद्धिक संपदा, तो ये भी अमूर्त है। ठीक है, क्योंकि पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब ट्रेडमार्क वगैरह है, ये इसका कानूनी अधिकार होता है, ये अमूर्त के अंतर्गत आता है। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है ग्राहकों की डाक सूची, तो ये भी अमूर्त के अंतर्गत आता है। तो हमारे विकल्प एक, तीन और चार सही, नहीं केवल तीन हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए। हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ कह रहा है कि पहला विकल्प कह रहा है यूएस डॉलर एवं यस डब्ल्यू आई एफ टी, नहीं है स्विफ्ट की बात कर रहा है। स्विफ्ट जो एक मतलब एक माध्यम होता है पैसे ट्रांसफर करने का बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कह रहा है यूएस डॉलर और स्विफ्ट प्रणाली का प्रयोग बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है, किए बिना डिजिटल मतलब संभव है। दूसरा कह रहा है कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही है? तो मैंने पहला विकल्प हमारा है कि यूएस डॉलर और स्विफ्ट प्रणाली का प्रयोग किए बिना भी डिजिटल मुद्रा का भुगतान करना संभव है। एकदम बिल्कुल संभव है। जरूरी नहीं कि हम भुगतान
मतलब यूएस डॉलर में ही करें या स्विफ्ट में ही करें। जैसे अगर हम देखें कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के रूप में हम स्विफ्ट नेटवर्क का प्रयोग करते हैं और अमेरिकी डॉलर पे भी निर्भर हैं। लेकिन अगर हम सीबीडीसी, जिसे डायरेक्ट सेटलमेंट प्रणाली है, इसमें दो देश अपनी डिजिटल मुद्राओं का उपयोग कर सीधे व्यापार कर सकते हैं और उसके लिए ना तो डॉलर और ना ही पैसे, मतलब डॉलर को पैसे में बदलने की जरूरत ही नहीं है और ना ही स्विफ्ट जैसी पारंपरिक मैनेजिंग सिस्टम का प्रयोग करने और लेन देन के लिए करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, तो हमारा पहला विकल्प एकदम सही है। मतलब हम इन दोनों के अलग भी तरीके से हम आपस में व्यापार कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि कोई भी डिजिटल मुद्रा के अंदर प्रतिबंधित करके उसको हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे और उसको वितरित की जा सकती है। तो जैसे क्या होता है ना कि जैसे सीबीटी में क्या सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, ये इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार या केंद्रीय बैंक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल सकता है। जैसे अगर उदाहरण से समझें कि अगर सरकार ने सोचा कि हम किसानों को सब्सिडी देंगे, तो वह डिजिटल मुद्रा भी शर्त लगा सकती है कि यह केवल खाद खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा और ये 15 दिन के लिए ये एलिजिबल रहेगा। अगर ये 15 दिन के अंदर आपने खर्च नहीं किया तो आपका ये अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। यानी इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ खाद खरीदने के लिए किया जाता है, लक्षित प्रयोग। तो ऐसा हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा होगा कि एक तो जैसे सीबीडी हो गया, एक ई रूपी भी आता है। जैसे उसमें क्या होगा ना, आपको एक क्यूआर कोड टाइप का दे देंगे, जैसे स्कूल में बच्चों को दे दिया गया और कहा कि इसकी कीमत 500 रुपये है। आप मार्केट से जाके 500 रुपये की, जैसे ही आप 500 रुपये क्या कर सकते हैं, बैग, स्कूल बैग खरीद सकते हैं। तो बच्चा गया दुकान पे, उसने स्कूल बैग खरीदना था तो उसने ई रूपी दे दिया। वो सिर्फ स्कूल बैग जहाँ खरीदोगे उसकी रिसिप्ट में ही ये स्कैन होगा, नहीं तो बाकी जगह पे स्कैन नहीं होगा, यानी ये मान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से लक्षित प्रयोग किए जा सकते हैं। तो हमारा दोनों कथन सही है, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगला है कि वित्त संदर्भ में बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो बीटा क्या होता है, जैसे बीटा एक ऐसा पैमाना है जिससे यह पता चलता है कि कोई विशेष शेयर जो है पूरे बाजार, मतलब बाजार जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, की तुलना में कितना जोखिम भरा या स्थिर है। ठीक है, अस्थिर है। जैसे मान लीजिए बीटा क्या होता है ना, इसका एक मूल्य मान लिया जाता है कि जैसे इसका एक मूल्य है। ठीक है, अब ये इधर अगर एक से ज़्यादा है, पहुंच जाए, नहीं 1.5 है, और अगर इससे कम है 0.5 है मान लेते हैं। ठीक है, अगर वो 1.5 है, ठीक है, अगर बीटा अगर 1.5 है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बाजार तेजी से ऊपर नीचे होता है। ठीक, और बाजार में क्या होगा कि अगर बाजार 10% बढ़ता है तब यह शेयर भी 15% बढ़ जाता है, लेकिन बाजार गिरता है तो यह गिरेगा और ज़्यादा। यानी इसमें क्या होगा, अगर ये 1.5 होगा तो बढ़ेगा भी तेजी के साथ, गिरेगा भी तेजी के साथ, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये अस्थिर है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर 0.5 होगा तो इसका मतलब यह होगा कि स्टॉक बाजार की तुलना में कम स्थिर है। ठीक है, अस्थिर है, मतलब बहुत ज़्यादा हिलेगा नहीं, एक निश्चित उस पर बना रहेगा। यानी बाजार में गिरावट आने पर भी एक शेयर कम गिरेगा। ठीक है, यानी 1.5 होने पर रिस्क ज़्यादा है, कम होने पर रिस्क कम है। यानी बीटा क्या करेगा, बीटा एक तरीके से एक पैमाने के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब जैसे अब हम देखें कि हमारा ऑप्शन जैसे तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए, कह रहा है कि एक संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलन को मापता है। यही हमने पढ़ा अभी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर हम देखें तो जैसे हमारा ये हो गया, पहले देखा ये परिसंपत्तियों को खरीदने बेचने के लिए, तो ये कार्य तो आर्बिट्रेज होता है। ये हमारा नहीं है। पोर्टफोलियो प्रबंधन और इसकी बात कर रहा है, विदेशी निवेश नीति वगैरह की बात कर रहा है, तो ये मतलब निवेश की रणनीति की बात कर रहा है। यहाँ बीटा की कोई प्रयोग ही नहीं है, तो ये इस तरीके से हमारा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि यह एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम है उत्पन्न करने वाला, जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है, तो ये जोखिम वोखिम बात कर रहा है, तो ये भी नहीं है। हमारा आंसर डी है, क्योंकि बीटा एक तरीके से पैमाने के रूप में कार्य करता है, तो हमारा डी आंसर सही है। अगला आप देखते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। दूसरा कह रहा है कि किसी एस एच जी के समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। और तीसरा कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के समर्थन देते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला देखें तो ये कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान करता है। ठीक है, मूलतः तो ये हमारा गलत है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की सबसे बड़ी विशेष, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, बैंक लीकेज कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी, नाबार्ड ने की थी। ठीक है, 1992 में, ना कि भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है, तो तो इसलिए हमारा पहला विकल्प गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है ना, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लग प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने नहीं, बल्कि किसने किया, नाबार्ड ने किया था। तो पहला विकल्प हमारा गलत हो गया।
ठीक है, तो अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी सदस्यों को अगर सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य भी लेता है, तो ये हमारा एकदम सही है, क्योंकि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। बैंक किसी भी व्यक्ति को अगर ऋण देता है तो पूरा समूह उसके प्रति जिम्मेदार होता है। यानी एक तरीके से कहते हैं पीयर प्रेशर होता है, इसमें साथियों का दबाव रहता है कि आप ऋण दो, यानी सामूहिक जिम्मेदारी की बात करता है, तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते हैं, तो एकदम सही है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज मॉडल के तहत सभी कमर्शियल बैंक हैं, छात्रीय ग्रामीण बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, ये समूह सब खोलने और ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो हमारे दो विकल्प सही हो गए, तो आंसर हमारा बी सही है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक, वर्धक और स- पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोग नाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा कह रहा है कि भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो अगर हम पहला देखें तो पहला विकल्प हमारा एकदम सही है, क्योंकि यह कथन मतलब ऐतिहासिक रूप से क्या है कि भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा बीमारियों के इलाज पे अधिक केंद्रित है। ये हम देखते ही हैं कि हम लोग हमेशा बीमारी के इलाज की बात करते हैं। हालांकि अब कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह है, जैसे कार्यक्रम में बचाव और स्वास्थ्य संवर्धन पर भी ध्यान को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी हम देखें ना, बुनियादी ढांचा हमारा कैसा है, अस्पतालों में इलाज पर ही ज़्यादा टिका हुआ है। ठीक है, तो ये कही रहा है कि रोगनाशक व्यवस्था पर अधिक केंद्रित है, तो एकदम ये सही बात है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपायों के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं जुटाने के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी सही है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत क्या है, स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब है स्वास्थ्य और सेवाओं के नियोजन और क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। दोनों कथन सही है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों कथन सही है, लेकिन ये एक दूसरे के सही तो है, लेकिन एक दूसरे से कोई इस तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा बी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। दूसरा कह रहा है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण नीचे है, यानी रिजर्व है। उपरोक्त में से निम्न कौन से कथन सही हैं? तो अगर हम देखें तो पहला कथन हमारा एकदम सही है, क्योंकि स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण निर्यातक है, क्योंकि इसका कारण यह है कि यहाँ सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी वगैरह स्थित है, और एक अच्छा सोना आयात करते हैं और उसे शुद्ध करके निर्यात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा गोल्ड का निर्यातक है। एकदम सही बात है उस समय के अनुसार। दूसरा कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण भंडार है, तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोने का भंडार स्विट्जरलैंड के पास नहीं है, तो पहला विकल्प सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। दूसरा कह रहा है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंस्टेटिव योजना का लाभ उठाया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो अगर हम पहला देखें तो पहला ही हमारा गलत है, क्योंकि भारत वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में 3 से 2% का हिस्सेदार नहीं है। भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.8 से 1.2% के या 2% के आसपास ही रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पहला हमारा अगर गलत हो गया तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर अपने आप डी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा अपने आप सही हो गया, हमको देखना ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है, तो एकदम सही है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, PIL योजना का उद्देश्य क्या है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? स्थानीय कंपनियों जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, और विदेशी कंपनी जैसे हो गई सैमसंग वगैरह हो गई, एप्पल हो गई, दोनों शामिल हैं, ताकि भारत में उत्पादन और निर्यात बढ़ सके। तो हमारा दूसरा सही है, पहला हमारा गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो गया था? आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगे हो तो ज़रूर लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।